Good morning, class 12. We are studying economics. In our last video or previous video, we have discussed about deficit and demand. Today, I am going to talk about excess demand. मैंने आपको बताया था एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा और डिमांड आप लोग जानते हैं। तो दो चीजें होती हैं इकोनॉमी में, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड होती है मांग। मांग मतलब किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की जब डिमांड यानी मांग बढ़ जाती है, वेयर मोर एंड मोर पीपल आर आस्किंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ लार्ज स्केल। जब ज्यादा मात्रा में उस चीज को कंजम्पशन होने शुरू हो जाता है तो उसकी जो डिमांड है, उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो एक्सेस डिमांड है क्या, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है? एक्सेस डिमांड मींस एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जब किसी चीज की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, दैट इज नोन एज एक्सेस डिमांड। डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी कि व्हेन द डिमांड इज मच मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे ज्यादा जब डिमांड हो जाती है, दैट इज नोन एज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड AD is excess when it is more than aggregate supply corresponding to full employment in the economy। किसी इकोनॉमी में जब अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने के बाद भी आप सप्लाई को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, यानी कि आप एग्रीगेट सप्लाई को मैच नहीं कर पाते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सेस डिमांड। अब बच्चों कैसे इसको मेजर करते हैं आपको मैं बताता हूं, होता क्या है। सपोज इस ग्राफ के मीडियम से हम समझेंगे, ये है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और यहां पर है मेरा इनकम y x एक्सिस पर। तो यहां पर मेरा एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट इनकम इसको हम कहते हैं y। तो ये मेरा जो सिचुएशन है जहां पर दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ में आता है ना बच्चों आपको? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज 100%। उसके बाद भी ये आपका हो जाता है AD, दैट इज प्लांट। ये कौन सा है हमारे पास? प्लांट डिमांड। तो बच्चों यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो डिफरेंस है, दिस इज द डिमांड दैट यू कैन डन बाय यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज 100%, और ये हमारा प्लांट है, यानी जो रिक्वायर्ड है वो ये है। तो ये जो गैप है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो गैप है दैट इज एक्सेस डिमांड। दिस इज एक्सेस डिमांड। अब इस एक्सेस डिमांड के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? पहला वाला कॉज है इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन। अगर हमारा जो C है, प्राइवेट कंजम्पशन C, अगर ये बढ़ जाए तो हमारा क्या होगा, जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। which may occur owing to increase in propensity to consume or decrease in propensity to save, यानी कि जो लोगों की जो सेविंग्स है वो कम हो जाती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस वाली कंडीशन में जो सेविंग्स है वो ज्यादा है, लेकिन इस वाली कंडीशन में आप देखेंगे कि इतना पार्ट जो है वो लोग ज्यादा है, यानी कि जो कंजम्पशन बढ़ जाता है और जो सेविंग्स है वो कम हो जाती है। दूसरा, इसमें जो कुछ ऐसी इकोनॉमीज में ज्यादा होता है जहां पर डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा होता है, दिखावा ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल पीपल हु आर एट द लोअर ग्रेड, जो छोटे तबके के लोग होते हैं वो भी लग्जरियस इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग जिनकी इनकम कम होती है वो भी दिखावे के लिए जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदना शुरू कर देते हैं। तो जैसे इंडिया में होता है, हमारी कंट्री में होता है कि जिन लोगों की इनकम कम है वो भी AC, कार वगैरह पर खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनकी जो सेविंग्स है वो कम हो जाती है और जो डिमांड है वो बढ़ जाती है।
दूसरा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है विच में अगर ओइंग टू बुलिश इन एक्सपेक्टेशंस। जब लोगों को इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो भी हमारा जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। जब बुलिश कंडीशन होती है जहां पर रिटर्न लगता है कि रिटर्न ज्यादा मिलेगा, दो कंडीशन होती है, एक बुलिश और एक बियरिश। तो बुलिश में एक्सपेक्टेशंस रिटर्न की अच्छी होती है तो वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। लेकिन जब बियरिश कंडीशन होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट को कम कर लेते हैं क्योंकि वहां पर जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी दूसरी वाली कंडीशन जो है, जब बुलिश कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट देयर आर फॉलोइंग एडिशनल कॉजेज ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए और जो प्रोमिसेस उसने जनरल पब्लिक से किए हैं उसको फुलफिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो किस वजह से होता है? एक्सपेंडिंग कमिटमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट्स एज वेल एज वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इन द इकोनॉमी। दूसरा है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ओइंग टू लोअर डोमेस्टिक प्राइसेस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइसेस। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस कम है और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज्यादा है, तो लोग कहां पर सेल आउट करना पसंद करेंगे? इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वहां से प्रॉफिट जनरेशन ज्यादा होता है। दूसरा डिक्रीज इन इंपोर्ट ओइंग टू हायर इंटरनेशनल प्राइसेस कंपेयर्ड विद डोमेस्टिक प्राइसेस। तो डिक्रीज इन इंपोर्ट होता है ओइंग टू, जब हमारे बाहर, जब जो चीजें बाहर महंगी हैं और इंडिया में अगर सपोज सस्ती हैं तो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि जो बाहर का जो रेट है उसी चीज का वो महंगा है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस कंडीशन में जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। अ कट इन टैक्स रेट लीविंग हायर डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल। अगर टैक्स रेट कम हो जाते हैं तो लोगों का जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाती है, जिससे जो डिमांड है वो एक्सेस हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? एक्सेस डिमांड लीड्स टू 3 क्रिटिकल सिचुएशंस इन द इकोनॉमी एज अंडर। नंबर 1 है इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड कॉजेज इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। ये जो होता है हमारा, ये जो एक्सेस डिमांड है इसकी वजह से क्या आता है? दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड को ही हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। In a situation of excess demand, the level of output does not rise. Output नहीं बढ़ता, in fact it cannot rise because factors are already fully employed. जो हम resources हैं उनको हम पहले से ही 100% यूटिलाइज कर रहे हैं, so we cannot increase our production. So what happen in this condition? Demand ज्यादा है और आप उससे ज्यादा उसको प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो वहां पर क्या होगा? Rise of products will increases. यानी कि जो सामान है उसके जो प्रोडक्ट्स है वो बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है स्टैटिक जीडीपी। इवन व्हेन द लेवल ऑफ एडी इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि जो अगर हमारा लेवल ऑफ एडी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के बाद भी, द लेवल ऑफ जीडीपी डज नॉट राइज, जो जीडीपी है वो नहीं बढ़ेगी, इट रिमेन्स स्टैटिक। इट इज सिचुएशन व्हेन हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट हायर जीडीपी। ये वो कंडीशन होती है जब हायर डिमांड होने के बाद भी जीडीपी में इंक्रीज नहीं होता। दिस इज बिकॉज रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम पहले से ही 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि अब इकोनॉमी में उससे ज्यादा कैपेसिटी बची ही नहीं है। तो बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है? जीडीपी स्टैटिक हो जाती है। अब एक्सेस डिमांड और वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है? एक्सेस डिमांड लीड्स टू अ वेज प्राइस स्पाइरल इन द इकोनॉमी। It is a situation when wages catches prices and price catches wages. तो इसका मतलब क्या होता है? वेज और प्राइस में क्या होड़ हो जाती है। Accordingly, the economy may be driven to a situation of hyperinflation, inflation of very high magnitude. यहाँ पर जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस रेशो में आपके प्राइस बढ़ेंगे लोगों का जो वेजेस है वो भी उसी रेशो में बढ़ना शुरू हो जाएगा, डिमांड उसके लिए बढ़ जाएगी।
दिस इज हाउ द वेज प्राइस स्पाइरल ऑपरेट। कैसे वेज प्राइस स्पाइरल ऑपरेट होता है? owing to excess demand there is pressure of demand on the existing resources, consequently cost of production tends to rise। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उन पर ही प्रेशर आता है। तो और उसका जो कॉन्सिक्वेंट होता है वो क्या होता है? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वेजेस पर्टिकुलरली, वो बढ़ जाती है। राइज इन वेजेस लीड्स टू अ रेज इन द जनरल प्राइस लेवल। और जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो खर्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। राइज इन प्राइस लीड्स टू अ राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जब लोग ज्यादा कमाएंगे तो उनकी जो कॉस्ट है, जब प्राइस लेवल बढ़ेगा, जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो उनकी जो लिविंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग लीड्स टू राइज इन वेजेस अगेन। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ये क्या है? राइज इन प्राइस, और ये क्या है? राइज इन वेजेस। ये एक दूसरे को, ये इसको बढ़ाता है और ये इसको इंक्रीज करता है। तो ये दोनों क्या बना लेते हैं? स्पाइरल बना लेते हैं। अब इसमें नुकसान क्या होता है? जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लाइक डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड आल्सो कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक्सेस डिमांड से भी जो प्रॉफिट है उसका लॉस होता है। प्रॉफिट इज लॉस्ट बिकॉज द प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू रेज देयर सप्लाई। क्या होता है कि हम तो यूटिलाइज कर रहे थे अपने रिसोर्सेज को 100%। इन दिस कंडीशन द प्रोड्यूसर विल नॉट सप्लाई मोर देन द एग्जिस्टिंग लेवल। उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। In other words, there is a loss of profit owing to unfulfilled demand in the economy। तो ये जो नुकसान होता है वो किसकी वजह से होता है? जो अनफुलफिल्ड डिमांड है, जिस डिमांड को हम फुलफिल नहीं कर पाए उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, यही हमारा क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।